नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी आउटलुक में। कमोडिटी आउटलुक एक खास सेगमेंट, एक खास शो जिसके अंदर में हम बात करते हैं किस तरीके से बाजार के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जो कमोडिटी से रिलेटेड हैं, वो किस तरीके से असर डाल रही हैं ओवरऑल बाजार पे, ओवरऑल इकोनॉमी पे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो कि इसके एक्सपर्ट हैं, महारथी हैं और बहुत सालों से कमोडिटीज पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीजें काम करती हैं। हमारे साथ में जुड़ रहे हैं अजय केडिया जी। स्वागत है सर आपका शो पे। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर आज हम किस विषय पे बात करने जा रहे हैं? देखिए अली जी, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कमोडिटी के अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आज कोई भी रॉ मटेरियल होता है, उसका सप्लाई अगर हम देखें तो वाया सी करीबन 80% का ग्लोबल ट्रांसपोर्ट होता है। बट पिछले कुछ दिनों में एक हेडलाइन बनती हुई दिखाई दी कि संघाई के काफी पोर्ट्स लॉकडाउन में चले गए हैं। कम से कम $22 ट्रिलियन के आसपास का जो ट्रेड है वो इससे इंपैक्ट हुआ है। तो आज का विषय रहेगा हमारा ग्लोबल सप्लाई चेन क्राइसिस, जिसकी वजह से कमोडिटी मार्केट के अंदर हमने काफी बड़ी रैली बनते हुए देखे हैं। हम एग्री कमोडिटी की बात करें चाहे नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें, देखिए जो भी शिप के थ्रू रूट आउट होता है इसका भी एक इंडेक्स होता है। जैसे हम एनएससी में निफ्टी या बीएससी में हम सेंसेक्स की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि 50 स्टॉक के भाव ऐसे मूव किए हैं। तो सिमिलरली जो भी फ्रेट चेंजेस आता है सी रूट के अंदर, उसके लिए एक इकोनॉमिक इंडिकेटर जिसको हम बोलते हैं बाल्टिक ड्राई इंडेक्स। अगर ये इंडेक्स के अंदर तेजी आती है एक हद तक तो हम बोलते हैं इकोनॉमी ग्रो हो रही है, क्योंकि गुड्स के जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बढ़ रहे हैं। बट कहीं ना कहीं ये हाई पे चले जाता है तो हम बोलते हैं ये कंसर्निंग है। बिकॉज जब आपका रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है, महंगा होने का कारण हो सकता है फ्यूल के भाव बढ़ गए या कुछ युद्ध जैसी सिचुएशन है या पोर्ट पे ब्लॉक है, या अगर आपको ध्यान हो तो एवरग्रीन करके एक स्विस कैनाल में एक बड़ा कार्गो शिप अटक गया था जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट का ट्रेड रुक गया था। तो ऐसे टाइम पे हम ये हाई देखते हैं और ये इकोनॉमी के लिए खतरे की घंटी होती है। अब आप देखिए पैंडेमिक के बाद हमने एक अच्छा खासा इजाफा देखा और ये काफी लोअर लेवल पे आ चुका था। बट जिस ढंग से हमने मार्च ऑनवर्ड कोरोना का कंसर्न चाइना में देखा तो यहाँ पे काफी पोर्ट्स अटक चुके हैं, पोर्ट्स बंद है, लॉजिस्टिक बंद है, जिसकी वजह से ये इंडेक्स फिर से बढ़ना चालू हो चुका है। और ये है खतरे की घंटी पूरे कमोडिटी मार्केट के लिए। अगर हम देखें तो ज्यादा करके डिस्टर्बेंस जो देखा जाता है, जैसे पिछले साल हमने इंडोनेशिया और मलेशिया में देखा था कि लेबर शॉर्टेजेस की वजह से हमने टैरिफ बढ़ते हुए देखा। पब्लिक हेल्थ कंसर्न्स की वजह से गवर्नमेंट रेगुलेशन, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ट्रांसपोर्ट इश्यू, प्राइस हाइक, इसकी वजह से ज्यादा करके हम डिस्टर्बेंस देखते हैं और प्राइसेस में तेजी देखते हैं। रिसेंटली हमने पिछले एक साल से देखा कि एक तो फ्यूल के कॉस्ट बढ़ रहे थे, देन लॉन्गर टाइम ऑर्डर अराइवल, मतलब जो पहले 10 दिन लगता था ट्रांसपोर्ट को, अब वो 20, 25, 50 दिन लगने लग गए हैं, जिसकी वजह से कंसर्न है। शॉर्टेजेस ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर में शिपमेंट्स होते हैं उसका शॉर्टेजेस बन रहा है। ये फोटो पिछले हफ्ते का ये हफ्ते का ही है, जहां पे हम देख रहे हैं संगाई और नियांगबो, जो सबसे बड़ा पोर्ट है चाइना का। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे शिपमेंट्स अटक चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखिए जो इंपोर्टेड कंटेनर है, जो वेटिंग पीरियड जो ज्यादा करके एक दिन 2 दिन का हुआ करता था, वो 12 दिन के ऊपर पहुंच चुका है। और अप्रैल में ये देखिए करीबन 4.6 का पहुंचा था और अब 12 के करीब है। तो इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर सप्लाई डिस्टर्बेंस बनना चालू हो चुका है। कहीं ना कहीं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉजिस्टिक कंसर्न कोविड को लेकर कंसर्न है, उसकी वजह से पूरा लॉजिस्टिक इशू मार्केट में बनने लग गया है। एक छोटा उदाहरण बताता हूँ कि कितना इंपॉर्टेंट है ये इशू। आप देखिए चाइना एज ऑफ नाउ $22 ट्रिलियन का ट्रेड कहीं ना कहीं फेस कर रहा है सीवियर डिस्टर्बेंस। और चाइना में जिस ढंग से स्ट्रिजेंट रूल बने हैं कोविड 19 को लेकर, ये पूरे एशिया, यूएस, यूरोप के सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर रहा है। नो डाउट ओवर एंड अबव हम रशिया और यूक्रेन का जो कंसर्न देख रहे हैं, तो ब्लैक सी एरिया अभी भी इंपैक्ट कर रहा है। ऊपर से ये 22 ट्रिलियन का जो ट्रेड अटक गया है, ये काफी इंपैक्ट कर रहा है, क्योंकि चाइना खुद 12% ग्लोबल ट्रेड को इंपैक्ट करता है। तो कहीं ना कहीं एक तो युद्ध की स्थिति बनी है, कोविड कंसर्न बना हुआ है, और अब ये जो कंजेक्शन संगाई पोर्ट पे और नियांगबो पोर्ट पे बना हुआ है, इसका इंपैक्ट पड़ रहा है। आप ये देखिए कि जो ये ट्रेड सेटअप है वो जीडीपी को कैसे इंपैक्ट करते हैं। और रिसेंटली हमने देखा आईएमएफ ने 2022 का जो आउटलुक रखा है ग्लोबल इकोनॉमी का, वो कहीं ना कहीं कंसर्निंग बताया है। आप देख सकते हैं कि चाइना टू यूरोप या चाइना टू यूएस के अगर शिपमेंट्स की बात करें तो प्री पैंडेमिक ये टाइम लगता था करीबन 30 से 50 दिन का, लेकिन अब आप देख सकते हैं
2022 मार्च अप्रैल में, अब ये पहुंच चुका है कम से कम 100 से 110 दिन। मतलब कहाँ हम 40-50 दिन में एक गुड्स डिलीवरी होती थी और कहाँ अब 100 डबल से ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सप्लाई शॉर्ट होगी तो कमोडिटी के भाव बढ़ेंगे। तो आज हमने जो कवर किया है उसमें बाल्टिक ड्राई इंडेक्स देखा है, जो इकोनॉमी का एक डायरेक्ट बैरोमीटर है, बताता है कि अगर इसमें रिकवरी आ रही तो हम बोलते हैं इकोनॉमी अच्छी हो रही है, बट कुछ हद से ज्यादा अगर रिकवरी आ जाती है तो इकोनॉमी को डेंट भी कर सकता है। साथ में ऑनगोइंग जो चाइना में लॉकडाउन है, शंघाई पोर्ट्स बंद है, जिसकी वजह से सप्लाई इंपैक्ट हुआ है और 22 ट्रिलियन डॉलर तक के ट्रेड गुड्स ट्रेड इंपैक्ट करे, क्योंकि चाइना 12% मार्केट शेयर रखता है ग्लोबल मार्केट के अंदर। और अब ये जो सिचुएशन है ये कहीं ना कहीं एक ग्लोबल क्राइसिस को क्रिएट कर रहा है और कमोडिटी के भाव में अब कोई रुकावट ऐसा दिखाई नहीं दे रही और तेजी दिख रही है। और इसका इंपैक्ट चाहे हम स्टॉक्स पे काम कर रहे हैं चाहे कमोडिटी पे काम कर रहे हैं, तो सभी जगह पे इंपैक्ट पड़ता है। तो कभी भी जब आप ट्रेड करते हैं, चाहे इक्विटी हो चाहे करेंसी हो कमोडिटी हो, तो आपको ये ध्यान देना है कि ग्लोबल सप्लाई एक अच्छे ढंग से वर्क करती है। जी, हाँ जी। तो अजय सर, ये जो आप बता रहे हैं और इसमें बस एक चीज वो पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इसके अंदर में वो ब्लैक सी वाला भी एलिमेंट आ रहा होगा, उसका भी असर पड़ रहा होगा, जो यूक्रेन और रशिया के युद्ध के चलते भी कुछ वो वाली चीजें भी हैं, वहां पे भी वो एक रूट बधे थे, तो उसका भी तो असर होगा इसमें। बिल्कुल, हमने इससे पहले भी एक स्टोरी की थी जहां पे हमने बताया था कि गेहूं, बार्ले, ये यूक्रेन और रशिया पूरे ग्लोबल मार्केट में 26 से 28% का मार्केट शेयर रखता है। तो ब्लैक सी एरिया से पहले ही हमारे जो है सनफ्लावर ऑयल की बात करें, ये सब डिस्टर्ब बने हुए। ब्लैक सी एरिया में आज भी कोई बड़े ट्रेड्स नहीं पड़ पा रहे। यूक्रेन रशिया के पोर्ट्स डैमेज हुए हैं, तो वो भी एक इंपैक्ट पड़ रहा है। साथ में ये कंजेक्शन, तो आप देखिए एक तरफ एशियन मार्केट इंपैक्ट कर रहा है, दूसरी तरफ अगर हम यूरोपियन नेशन जितने भी आजू बाजू के हैं ब्लैक सी एरिया से जो रूट आउट होते हैं वो भी डिस्टर्ब है। तो कहीं ना कहीं ये दोहरी मार है ग्लोबल सप्लाई चेन पे, जिसकी वजह से सभी कमोडिटी एलिवेटेड लेवल्स पे बनी हुई है। ठीक है, और इसको ईज आउट होने के लिए कौन कौन सी चीजें सॉर्ट आउट होनी होंगी? भले ही वो कुछ चीजें हमारे हाथ में होंगी, कुछ नहीं होंगी, जैसे कुछ एक तो मुझे लगता है कि कोविड सिचुएशन वो बड़ी क्रिटिकल है और जो बार बार कहीं ना कहीं परेशान करती है, और जिस तरीके से चाइना से फिर से जिस तरीके से शंघाई से खबरें आ रही हैं वो थोड़ा सा विचलित करने वाली है, परेशान करने वाली है। और दूसरी चीज यूक्रेन और रशिया की, इसके अलावा भी कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिनको कि देखा जाना चाहिए। देखिए बिल्कुल सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो कोविड का ही है, बिकॉज ये चाइनीज वायरस कहा जाता है। और आप ये देखिए चाइना से जो हमने ट्रांसपोर्टेशन देखा या 12% का ग्लोबल ट्रेड है, तो ये तो सीधा सीधा इम्पैक्ट कर रहा है कि कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि वायरस इंपोर्ट होकर आ जाए उनके देश में। तो जो पॉलिसीज है वो काफी स्ट्रिजेंट, तो आई डोंट थिंक कि महीने 2 महीना इस चीज में कुछ पुल ऑफ होगा। सेकेंडली युद्ध, आज आप देखिए 55-56 दिन हो चुका है और कहीं पे भी विराम लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे भी हमने व्हीट, बार्ले, ऑयल सीड का इम्पैक्ट होते हुए देखा है। बट इसके अलावा एक सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कच्चा तेल। कच्चे तेल में हमने देखा कि ओपेक की अब अगले हफ्ते बैठक है, जहां पे बताया जा रहा है कि और प्रोडक्शन बढ़ाने की बात करें। बट आप समझिए कि पिछले महीने रशिया के जो मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि आउटपुट जो है वो रशिया के में ड्रॉप आ सकता है। तो कहीं ना कहीं कच्चा तेल आज भी $160 ब्रेंट ट्रेड कर रहा है, 100 के नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। अगर कच्चे तेल में और उबाल आता है तो ये चीजें और ज्यादा बिगड़ती हुई दिखाई देगी। तो मुझे लगता है अगर पॉजिटिव साइड की बात करें तो आई थिंक 6 महीना तो बैर मिनिमम लगेगा कि युद्ध भी खत्म होगा, कोरोना भी खत्म होगा, कच्चा तेल भी रिलीफ मिलेगा, क्योंकि यूएस का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, स्ट्रेटेजिक रिजर्व निकाले जा रहे हैं, आईएमएफ ने भी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन कम रखी है। बट इन सबको कूल ऑफ होने में बैर मिनिमम 6 महीना लगेगा। तो इतनी जल्दी जो इन्फ्लेशन है उससे कमी है। कल यूएस से डेटा आए थे जीडीपी के, वहां पे भी हमने देखा पहली बार नेगेटिव में चले गए हैं। डॉलर इंडेक्स से 20 साल के उछले स्तर पे पहुंच चुके हैं। तो आई थिंक इतनी जल्दी कमोडिटी मार्केट से रिलीफ नहीं मिलेगा। ठीक है, रिलीफ फिलहाल दूर है, तो कम से कम 6 महीने अजय जी कह रहे हैं कि हमें थोड़ा सा परेशान या कह लीजिए सावधानी के साथ में काम करना होगा। बहुत शुक्रिया अजय सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, सारी जानकारी। थैंक यू सो मच। ये थे अजय केडिया जी, जिनसे हम समझ रहे थे कि किस तरीके से कमोडिटी मार्केट काम कर रही है और आगे आने वाला समय कैसा होने वाला है। ये था कमोडिटी।